जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री उमेश जी शर्मा चर्चा करेंगे। पहले वो अपनी बात रखेंगे, फिर आपके जो भी क्वेश्चन है बाद में आपको जवाब देंगे। नमस्कार सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय प्रेम नारायण जी और प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय उमेश शर्मा जी, किसान मोर्चे के नेता हमारे मंसूर जी और सागर मंडी के अध्यक्ष दयाराम जी, सभी इस देश में जो एक क्रांतिकारी कदम किसान भाइयों के हित में जो बिल देश की संसद में पास हुआ है, निश्चित रूप से ये केंद्र सरकार का वो कदम है जिससे इस देश के किसानों के भाग्य को बदलने वाला क्रांतिकारी कदम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की मोदी जी की सरकार हो या प्रदेश की आदरणीय शिवराज सिंह जी की सरकार, किसानों को उनकी मेहनत का, उनकी फसल का उचित दाम मिले, इसके लिए हर संभव प्रयासरत रही और कटिबद्ध रही। आज देश की संसद में जो बिल पास हुआ है, ये वन नेशन वन मार्केट के माध्यम से किसान बंधुओं को अपनी फसल का उचित दाम प्राप्त करने के लिए अब किसी मंडी या लाइसेंसी व्यापारी के पास अपनी फसल बेचने की बाध्यता नहीं होगी। वो अपनी स्वेच्छा से अपनी फसल का उचित दाम प्राप्त करने के लिए देश के किसी भी प्रदेश में किसी भी मंडी या किसी भी व्यापारी या बड़ी कंपनी से अनुबंध भी कर सकता है, उसके साथ भागीदारी भी कर सकता है और साथ ही उसको यह पूरा अधिकार होगा कि अगर उस अनुबंध को किसी कारण से करार तोड़ने की, अनुबंध को तोड़ने की आवश्यकता पड़ती है तो वो उस करार को तोड़ भी सकता है, उसका पूरा अपना अधिकार होगा। अभी तक की जो बाध्यता होती थी, किसान भाइयों को बड़ी कंपनियों के साथ में जो करार होता था उसमें अपनी ज़मीन को लीज पर या गिरवी में रखना पड़ता था, उस बाध्यता से भी वो मुक्त होंगे। अब बड़ी कंपनियों के बीच और किसानों के बीच में सिर्फ फसल का अनुबंध होगा। ये सब ऐसे क्रांतिकारी कदम हैं जिसमें निश्चिंतता के साथ में किसान पूरे देश में अपना व्यापार और अपना व्यवसाय कर पाएंगे। किसान बंधुओं को उनकी फसल का उचित दाम भी मिलेगा, सुरक्षा भी मिलेगी। देश के किसी भी मार्केट में व्यापार करते समय अगर किसी प्रकार का भी डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होता है, तो केंद्र सरकार उसके लिए नेशनल एजेंसी का गठन करेगी, जिसके माध्यम से 30 दिन की समय सीमा के अंदर उस विवाद का निपटारा किया जाए। किसान भाई मंडी के अलावा अन्य क्षेत्र में भी, अन्य प्रदेश में भी अगर किसी भी प्रदेश में वो अपनी फसल लेकर जाते हैं और किसी कारण से उसको सही दाम नहीं मिल पाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसी प्रदेश में अपनी फसल को सुरक्षित भंडारण करने के लिए, कोल्ड स्टोर में रखने के लिए, वेयर हाउस में रखने के लिए संबंधित प्रदेश की सरकार उसका सहयोग करेगी, उसका मदद करेगी। जब उसको लगता है कि मुझे उचित दाम मिल रहा है, सही दाम मेरी फसल का मिल रहा है, तब वो अपनी स्वेच्छा से उस फसल का बाजार में बेचने का काम कर सकता है। ये एक ऐसा कदम है जो देश के किसानों के भाग्य को बदलने वाला है। ऐसे समय में कांग्रेस जैसी पार्टी किसानों को बरगलाने का, जैसा उनकी नीति है, उनका काम करने का अपना तरीका है। भ्रम, झूठ और फरेब की राजनीति में कांग्रेस विश्वास करती है।
अभी भी कई प्रकार की भ्रांतियां किसान भाइयों के बीच में पैदा करने का वो प्रयास कर रही हैं। एमएसपी के को लेकर मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस समाप्त कर दिया जाएगा, जबकि इस बिल से एमएसपी का कोई संबंध नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 3 दिन पहले भी जो हमारी मुख्य फसलें हैं उस पर एमएसपी को बढ़ाकर सीधे सीधे किसान भाइयों को उसका लाभ देने का काम किया है। इस प्रकार और भी कई भ्रांति कांग्रेस की सरकार फैलाने का काम कर रही है, जबकि एक समय में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट में बदलाव करने की बात स्वयं कांग्रेस करती थी, उनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी करते थे। और 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में भी उन्होंने वादा किया था कि हमारी 12 प्रदेशों की सरकार, जिस समय उनकी 12 प्रदेशों में सरकार थी, वह हम एपीएमसी एक्ट में संशोधन करेंगे। आज उसी सुधार को, उसी संशोधन को लागू करते हुए केंद्र सरकार ने इस बिल को पास किया है, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस बोलती क्या है, करना क्या चाहती है, वो खुद तय नहीं कर पाती। मैं समझता हूं कि इस समय केंद्र की सरकार ने जो किसान हितैषी बिल पास किया है, निश्चित रूप से इसका लाभ पूरे देश के किसानों को मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी पहले दिन से ही किसानों से किए गए हर वादे को पूरा करने का काम कर रहे हैं, और ये इस बात का उदाहरण है कि यूपीए की सरकार में जब 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कांग्रेस की सरकार में था, उसे मोदी जी की सरकार में 1,34,000 करोड़ रुपए हमने किसान भाइयों के हित में बजट में इसको बढ़ाने का काम किया है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से भी मझोले और छोटे किसान भाइयों को 6,000 रुपये सम्मान निधि का काम केंद्र की सरकार ने पहली बार, मोदी जी ने इस कदम को उठाया। और अब प्रसन्नता की बात है कि उसी योजना को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने भी मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को 4,000 रुपये सम्मान निधि देकर, मतलब अब 10,000 रुपये किसान भाइयों को सम्मान निधि की राशि दी जाएगी। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि हर हाल और हर परिस्थिति में मध्य प्रदेश के किसानों के साथ में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के किसान भाइयों को, इंदौर जिले के सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने उनके हित में जो बिल पास किया है, इस सबका उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और जो उन सबका स्वप्न है कि हमारी मेहनत का, हमारी फसल का उचित दाम हम सबको मिले, उसका रास्ता इससे स्पष्ट रूप से साफ हो जाता है। प्रेम भैया। आदरणीय पत्रकार बंधु, हमारे सम्मानीय जिलाध्यक्ष आदरणीय राजीव सोनकर साहब, प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय उमेश जी, हमारे मीडिया प्रभारी आदरणीय तिवारी जी, बंधुओं, कुल मिला के जो कांग्रेस हमारे केंद्रीय सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय जो किसानों के लिए लिया गया है और 3 विधेयक पारित किए गए हैं, उसके कारण कांग्रेस तिलमिला गई है और पूरे देश में एक अलग ही प्रोपेगेंडा फैला रही है, जिसका मैं एक सरल भाषा में आपको बताना चाहता हूँ कि 3 विधेयक में पहला विधेयक कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक, उसमें ये प्रावधान किया गया है सीधे सरल शब्दों में कि किसान का जो माल है, आज अगर मेरा माल है, मैं मेरे स्थानीय गांव के या गांव के पास कस्बे के व्यापारी को अगर बेचना चाहता था या छोटे व्यक्ति को बेचना चाहता तो नहीं बेच सकता था, मंडी में ही वो माल बेचना पड़ता था। इसमें केंद्रीय सरकार ने फ्री कर दिया कि अब कोई भी, चाहे वो कोल्ड स्टोर वाला माल खरीद सकता है जिसका सरकारी पंजीयन वो है,
स्थानीय कोल्ड स्टोर है, उसमें भी अपना माल मैं आलू या अपनी सब्जी वहाँ पर रख सकता हूँ, बेच सकता हूँ। मेरा गेहूँ जो है हमारा छोटे व्यापारी है, उसको वहाँ पर बेच सकता हूँ। जो वेयर हाउस, जिनके पास वेयर हाउस का लाइसेंस है, वो भी हमारा माल खरीद सकता है। केवल एक मंडी में ही जाके सरकार को माल बेचना पड़ता था, वो माल अब कहीं भी हम बेच सकते हैं, जिसके कारण किसान को लागत में कमी आएगी। उसको इंदौर जैसी जगह या बाहर जितनी दूर की जगह है वहाँ पर उसका जो परिवहन का खर्च है, बाकी जो है वो सब बचेगा और उसको वहाँ पर सुविधा होगी और अपना माल तुरंत बेच सकेगा। दूसरा विधेयक है कि उसमें मूल्य आश्वासन विधेयक, कृषि सेवा विधेयक, उसमें है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नाम जो अपन भाषा में कहते हैं कि जो किसान अगर माल बेचेगा तो उसका मूल्य पहले ही निर्धारण हो जाएगा। अभी तक क्या होता था, मैं साधारण भाषा में, मेरी जो हम लोग खुद भुक्तभोगी हैं, मैंने धनिया बोया माल, तो मैंने धनिया बोया और कोई व्यापारी आया और उन्होंने कहा कि भाई मैं आपका ये धनिया खरीदना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, उसने मेरा धनिया खरीद लिया। अब खरीदने में उसने ये बोला कि भाई इतना आपका ये पैसा होगा। मैंने कहा ठीक है। अब वो मंडी में गया, वो बाहर भेजा या बॉम्बे भेजा, कहाँ भी धनिया बेचा, उसको घाटा हुआ तो वो पलट के ही नहीं आया उसका। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये है कि वो तय हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि भाई मेरा जो धनिया है 1 बीघे का आप 1 लाख रुपए में लेना चाह रहे हैं, 2 लाख रुपए में लेना चाह रहे हो, तो फिर उसको चाहे घाटा हो या कुछ भी वो बदल नहीं पाएगा, वो मुझे किसान को वो पैसा देना ही पड़ेगा उसको। मतलब तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये है कि जहाँ भी मेरा चाहे गेहूँ बिकेगा, अभी कुछ लोग किसान, एक व्यापारी को आपने पढ़ा होगा, बीच में भी आप लोगों की मदद से भी व्यापारी भी पकड़ा है कि जिन्होंने किसानों को माल खरीद लिया लेकिन पैसा नहीं दिया, उनकी जो है जब्ती अब्ती भी फिर बाद में हुई और अभी भी मंडी वगैरह में कहीं ना कहीं वो पैसा। तो कोई भी व्यापारी लेगा, चाहे गेहूं लेगा, चाहे वो सब्जी लेगा, चाहे धनिया लेगा, तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और उसके कारण खेती भी अगर हमारा किसान किसी को देगा, चाहे वो अभी तो किसान को ही कॉन्ट्रैक्ट पे देता है कि भाई आज 10,000 रुपये बीघे में मेरा खेत आपका साल भर के लिए मैं दे रहा हूँ, कि 20,000 रुपये बीघे में 2 बीघा खेत दे रहा हूँ। तो अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा और नियम कानून कायदे के तहत वो होगा कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट पे खेती लेने वाला व्यक्ति बदल नहीं पाएगा, उसको पैसा उसको देना ही पड़ेगा। इसके कारण किसान का शोषण नहीं होगा। तीसरा विधेयक आवश्यक वस्तु अधिनियम विधेयक है, जिसमें पहले दाल, दलहन, गेहूं वगैरह ये सब जो आवश्यक वस्तु में आता था और एक सीमा तक सरकार उसको नियंत्रित करती थी उसको। अब सरकार ने उसको फ्री कर दिया कि किसान कहीं भी बेच सकता है, कितने भी बेच सकता है, केवल युद्ध की स्थिति में और आपात स्थिति में। जबकि उस चाहे सब्जी का भाव मान लो डबल तिगुना हो गया और सरकार को लगेगा कि इसमें कुछ ज़्यादा हो गया तो हस्तक्षेप करेगी, कहीं ना कहीं बहुत एक कम स्थिति में करेगी, या फिर युद्ध की स्थिति में ऐसा होगा कि भाई आवश्यक वस्तुओं की चीज़ों की आवश्यकता तो ही परिस्थिति में सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी। बाकी वस्तु अधिनियम में जो जितनी भी चीज़ें आ रही थी खाद्यान्न की, और उसके कारण किसान का शोषण हो रहा था कि वो अपना माल उचित मात्रा में नहीं बेच सकता था और उसको अच्छा मूल्य नहीं मिल सकता था, अधिक मात्रा में अधिक मूल्य पर नहीं बेच सकता था। वो वस्तु विधिनियम में जो दलहन, तेलन और जो गेहूं का मामला था उसको सरकार ने फ्री कर दिया। तो ऐसे जो तीनों हमारे विधेयक है ये किसान हितैषी है, किसान के पक्ष में है और किसान की आय दुगनी करने वाले हैं। किसान के हेल्प करने के लिए सरकार ने बताई और सारा, तो फिर उस व्यापारी के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। जब एक बार नीलामी में भी अगर आपका माल उस पर क्विंटल के हिसाब से बिक गया तो वही आपको व्यापारी को भाव देना पड़ेगा, वो बाद में बदल नहीं सकता। और ये सारी चीज़ें जो प्रावधान किया है सरकार ने, तो किसान के हित में है। और कांग्रेस का जो भ्रम है, और कांग्रेस जिस प्रकार से उन्होंने भी इस नियम को लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन जिस प्रकार से पारदर्शी नियम भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने किया है, वैसा कांग्रेस किसान हितैषी कानून नहीं ला रही थी। आप कपिल सिब्बल जी का यूट्यूब पे या कहीं पे भी पढ़ लीजिए, 2010 का जो उनका वीडियो है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो बिल ला रहे थे
वो कितना किसान हितैषी था और कितनी वो चीज़ थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी थी कि समानता भी थी उसमें। लेकिन आज कांग्रेस उसी चीज़ का जो खुद करने वाले थे, उनके नेता जो राहुल गांधी, जैसा कि भाई साहब ने बताया, करने वाले थे, उस चीज़ का विरोध किया और आज केवल विरोध के लिए विरोध कांग्रेस कर रही है। केवल किसान हित में निर्णय कभी भी कांग्रेस का एजेंडा नहीं रहा। सन 67 में जो कांग्रेस में खुद 6 साल का था, जब जिलाबंदी कानून आया था और जिलाबंदी कानून कांग्रेस ने बनाया था, उसमें आप एक जिले से दूसरे जिले में फसल नहीं ले जा सकते थे। जनसंघ का टाइम था, हम लोगों की उसमें गिरफ्तारी हुई, मैं तो बच्चा ही था, लेकिन बाकी जो पार्टी के कार्यकर्ता थे वो सभी, लेकिन मैं सबसे कम उम्र का व्यक्ति जेल जाने वाला था उस टाइम में। इसी विधेयक के उसमें कि जिले से बाहर माल बेचने की अनुमति दी जाए ताकि किसानों को अच्छा मिले। उसके बाद सीलिंग एक्ट लाया किसानों के खिलाफ, कांग्रेस ने जमीन लोगों की छीनी और आज तक केस चल रहे हैं। ना वो जमीन का सदुपयोग हुआ, ना कुछ वो, ना आज किसान के पास जमीन है और ना ही सरकार के पास जमीन है। केवल अदालतों में सारे वो केस चल रहे हैं और किसान परेशान हो रहा है। तीसरा अधिनियम, तीसरी जो बात है, किसानों के खिलाफ जो निर्णय किया सरकार ने, कोऑपरेटिव सेक्टर में 18 से 20% ब्याज दर पे सोसाइटियों में लगाया गया और उसमें किसान नहीं चुका पाया, जमीनें बिकी, उनके घर से टीवी खींचे गए, उनके घर से चद्दर खींचे गए, किसान को अपमानित किया गया, किसानों को घसीट के जेल में डाला गया। फिर उसके बाद एक और निर्णय कांग्रेस का था, जो किसान फसल पैदा करता था उसमें से वो लेवी लेती थी, मतलब सरकार सारी फसल जब्त करके लेती थी और किसान को केवल मजदूरी का पैसा भी उसमें नहीं मिल पाता था। और कई जगह तो ऐसा हुआ कि किसान का माल, गेहूं और चना जो भर भर के सरकार ले गई और किसान को अपमानित किया है। तो ऐसे किसान विरोधी पार्टी, ऐसे किसान विरोधी लोग आज भारतीय जनता पार्टी की जनहितैषी केंद्र सरकार जो निर्णय कर रही है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये एक भ्रामक और प्रचार है और एक किसानों के विरोध की बात है। किसानों का जो हित हो रहा है उनको अच्छा नहीं लग रहा, ये किसानों की विरोधी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसी मदद के लिए तो कानून लाया है सर ने कि जो किसान को प्रताड़ित होना पड़ रहा है, किसानों का जो शोषण हो रहा है, किसानों के साथ धोखा हो रहा है, वही हेल्पिंग कानून है। मतलब इन कानूनों से यही मदद मिलेगी और किसान का कोई शोषण नहीं कर पाएगा, तो भविष्य में इन घटनाओं में कमी आएगी। बीजेपी का तो भाई साहब बताएंगे, लेकिन अभी दीपक जी, जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं वो वीडियो मैंने भी देखा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का उस पर ट्वीट भी आया है। और वो वीडियो को जब हम देखेंगे तो हमको लगेगा कि कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति के घटिया स्तर पर उतारू हो गई है। मान लीजिए कि उस किसान को वेदना थी, मान लीजिए कि वो किसान पीड़ित था, भारतीय जनता पार्टी उसकी पीड़ा, उसकी वेदना, उसके दुख को साझा करना चाहती है और उसका निदान भी करेंगे। पर कांग्रेस के 2 बड़े नेता वहाँ पर साथ में खड़े हैं, स्थानीय स्तर के 10 कांग्रेस के मुस्टंडे कार्यकर्ता खड़े हैं और बाकायदा 10 के 10 लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उसके, अगर कांग्रेस पार्टी को दर्द था किसान का, उसके साथ जाते, आंदोलन करते, पार्टी का घेराव करते, तहसीलदार का घेराव करते, भारतीय जनता पार्टी उससे सहमत थी। पर एक किसान को अपनी घटिया राजनीति में केवल एक मोबाइल बनाने के लिए जहर खाने तक का इंतजार करा और 10 लोग उस वीडियो को बनाने के लिए खड़े हैं। और जब उस किसान ने जहर खाने का प्रयास करा, उसके बाद फिर उसको बचाने की नौटंकी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी उस किसान की समस्या का समाधान तो करेगी और ईश्वर की कृपा से वो जीवित भी है। और जो लोग वहाँ खड़े थे 10 लोग, उन पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का और आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण भी दर्ज कराएंगे। और जहां तक कांग्रेस पार्टी के जिस प्रदेश व्यापी आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, वो एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। कांग्रेस पार्टी को कोई नैतिक दायित्व नहीं बनता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को किसानों के मुद्दे के आधार पर घेरे, क्योंकि जो पार्टी किसानों के कर्ज माफी के नाम पर सरकार में आई थी और अपना वादा पूरा नहीं कर पाई, तो ऐसी पार्टी को कोई नैतिक दायित्व नहीं है कि वो किसान की समर्थक जो शिवराज की सरकार है उसके खिलाफ प्रश्न खड़े करे। सज्जन सिंह वर्मा जी का, मनीष भैया, सज्जन जी का बयान भी है और इसके पहले कमलनाथ जी की पेन ड्राइव भी है। पेन ड्राइव तब जारी करना पड़ती है कि जब किसान संतुष्ट नहीं है। अगर आपने कर्जा माफी कर दी थी तो फिर आपको बार बार साक्ष्य और आंकड़े देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? वचन पत्र में जो इन्होंने कहा था कि 2 लाख तक का कर्जा माफ किया जाएगा। उस समय किसी प्रकार के चरण की बात नहीं करी थी कि हम चरण की बात करेंगे। चरण का कदाचरण और दुराचरण तो बाद में आया है।
तो अगर किसानों का कर्जा माफ होता तो कोई ये विषय राजनीतिक विषय तो नहीं है। मध्य प्रदेश का किसान बोलता है कि हमारा कर्जा माफ हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ थोड़ी है, ये मध्य प्रदेश के किसानों की आवाज़ है कि हमारा 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ, इसलिए इनको बार बार साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ रहे हैं। इसमें भैया जो विधानसभा में बताया गया वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप अगर कोऑपरेटिव बैंक में जाके बैठ जाएंगे तो जो आंकड़े दिए उन्होंने, कमलनाथ जी ने क्या आपका एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था बीजेपी वालों में अकल नहीं है, हम अकल से कर्ज माफ कर रहे हैं। अकल से कैसा कर्ज माफ किया उन्होंने? जो सोसाइटियाँ थी, जो मजबूत सोसाइटियाँ, उनका जो पैसा जो किसान की अंश पूंजी थी उसको उन्होंने कर्ज में माफी में कन्वर्ट करके और प्रमाण पत्र दे दिए। आज आप देखिए कोऑपरेटिव बैंक से आप आंकड़े लीजिए, जिनका किसी का 65,000 माफ किया इन्होंने, किसी का 25,000 माफ किया इन्होंने, किसी का 30,000 माफ किया। आज वही कोऑपरेटिव बैंक वो 30,000 वो 65,000 वो वसूल कर रही है। और आज तक मतलब क्योंकि वो सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम बाद में पैसा देंगे, तो अभी आप अंश पूंजी से दीजिए। अंश पूंजी से वो पैसा जो देने की बात थी, सोसाइटी के पास भी इतनी अंश पूंजी नहीं थी, केवल सरकार के दबाव में प्रमाण पत्र जारी कर दिए। और आज आप कोऑपरेटिव बैंक में जाके आप बैठेंगे और आप वहाँ के एमडी से अगर पता करेंगे तो सारी वसूली जो अभी किसानों की जो फसल आ रही है या जो भी चीज़ आ रही है वहाँ से वसूल होने की बातें हो रही है। तो अगर माफ़ी हो जाती तो वो होती नहीं। और उन्होंने वो जो आंकड़े जो पेन ड्राइव में वो भर के दे दिए उन्होंने। भैया आप जो बता रहे हैं तो मंडियाँ भी बंद के कमाल हो जाएंगे और वहाँ पर भी मंडियों में भी तमाम तरीके के अम्बाल मजदूर काम करते हैं, वो भी बेरोजगार होंगे एक तरीके, क्योंकि यदि सब काम बाहर ही हो जाएगा तो मंडियाँ को चालू नहीं चलती, उनका क्या? देखिए साहब, कहीं ना कहीं जो चीज़ होती है उसके अच्छे और ख़राब जो दोनों पहलू रहते हैं। अब मैं मंडी में अगर मैं जा रहा, मेरा किसान जा रहा है और मेरा किसान वहाँ प्रताड़ित हो रहा है, अगर वहाँ पे हम माल उसके साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा, उसकी तुलई ठीक नहीं कर रहा, अगर वहाँ पे जो दूसरा व्यक्ति जो वो नीचे छोड़ने वाला मल्ला किसान का माल बिखेर करके वो ज़्यादा मात्रा में ले जा रहा है, अगर व्यापारी मेरा माल 5,000 रुपये पर क्विंटल का है और अगर 4,000 रुपये बोली लगा रहा है, तो ये तो भुगतेंगे। तकलीफ भी होगी उनको जो लोगों ने किसान का शोषण कर रहे हैं। किसान को अगर वो अच्छी प्राइस देंगे और अच्छा व्यवहार करेंगे तो किसान मंडी में जाएगा। मंडी तो कोई सरकार बंद कर नहीं रही। ये जो चीज़ आज आप किसान की हालत देख लीजिए, वो अपने ढेर के पास में बैठा रहता है, उसकी क्या 2 कौड़ी की इज्जत रहती है? ना कोई हमाल इज्जत करता, ना कोई व्यापारी इज्जत करता, ना कोई दूसरे अधिकारी इज्जत करते हैं। तो आज इस चीज़ के शोषण को बचाने के लिए ही सरकार ने ये कानून उनकी हेल्प के लिए लाए हैं। तो जहाँ जैसा अच्छा व्यवहार मिलेगा, जहाँ अच्छा प्राइस मिलेगा, वहाँ किसान जाएगा। आप मंडी में अच्छा व्यवहार कीजिए, आप मंडी में अच्छा दाम दीजिए, किसान वहाँ जाएगा। जो गलत करेंगे वो भुगतेगा। नहीं, उसमें प्रावधान भी है ना, जब आम आदमी की आवश्यकता पड़ेगी तब सरकार उस पर वो लेगी। लेकिन और प्राइस अगर डबल हो गई या दुगनी हो गई मतलब उस व्यवस्था में। आज मेरे को एक बात बताइए साहब, जब किसान की बात आती है तो आपको गेहूँ आपको 2,000 रुपये कुंटल में चाहिए। अगर आप कपड़ा लेने जाएंगे, जीन्स लेने जाएंगे तो आप 4,000 की जीन्स 6,000 में अगर मिल रही है तो आप वहाँ पर वो नहीं कहते कि 6,000 की मिल रही है। जबकि गेहूँ तो आपको कितना मिलता है, मतलब साल में आपको 2 या 3,000 रुपये आपको खर्च करते हैं, लेकिन अपने कपड़े के ऊपर, अपनी टी शर्ट के ऊपर, अपने पेस्ट के ऊपर, अपने साबुन के ऊपर हज़ारों रुपए जो खर्च करते हैं, वहाँ कोई नहीं पूछता है कि ये निर्धारण पे सरकार का नियंत्रण रहेगा। आवश्यक चीज़ ये रही नहीं ना, इस पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहेगा। मूल्य निर्धारण पे सरकार का। आपका सवाल है कि आपने बताया छावनी में आप गए, आपको क्या डालना चाहना था, थोड़ा पैसे नहीं मिले, आपने जैसे कर लिया। अब एक जो बाहर किसान है, गाँव में गरीब किसान है, 4 व्यापारी जाकर अपना माल खरीद लेते, अब उसको उसका पैसा नहीं दे रहे हैं, मतलब प्रॉपर जो उसको पैसा देने तो उसको पैसा दिलाने कौन जाएगा? यहाँ पे तो आपका कहा कि आपने मंडी नहीं, उसमें तो कानून में प्रावधान है, एक सरकारी वो है। मैंने बताया ना, उसमें तो कानून में प्रावधान, उसका जैसे नीलामी में माल बिका, उसकी चिट्ठी बनी कि वो कॉन्ट्रैक्ट में उसमें आ जाएगा, जितनी वो उसका नीलामी हुआ उसको देना पड़ेगा। वो डिलीवरी 48 टाइम देना पड़ेगी उसको। 48 घंटे में भुगतान का प्रावधान। 48 घंटे में प्रावधान है उसका। पहले दिन ही उसको जो बना के दिया पहले दिन ही उसी टाइम डिलीवरी चिट्ठी मिलेगी उसको। सरकार जब से सरकार बनी तब से किसानों की स्थिति सुधारने के दावे कर रही है। मध्य प्रदेश में पिछले 13 सालों में 15,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। गलत है। यदि सरकार इतनी किसान हितैषी है तो किसान की आत्महत्या क्यों नहीं रुकी और अभी भी ये सिलसिला लगातार जारी है? मुझे नहीं लगता शायद आप जो आंकड़ा बता रहे हैं कि 5 महीने में 13,000 किसानों को क्या है, गलत आंकड़ा। ये गलत आंकड़ा है। और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में जब से पिछले 5 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, शिवराज सिंह जी की सरकार बनी है,
मैं समझता हूँ किसानों के चेहरे पे वापस से वो खुशी का बहाव आया है। जो 15 महीने में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था मध्य प्रदेश का किसान, अब उसके अंदर वापस से आत्मविश्वास पैदा हुआ है, क्योंकि बंद पड़ी योजनाओं का लाभ सीधा सीधा उनके पास तक पहुँच रहा है। सर, ये आंकड़ा नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह द्वारा ने ही विधानसभा में दिया था कि 2004 से 2016 के दौरान प्रदेश में 15,129 किसानों और खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्या की है। आत्महत्या के कारणों का विधानसभा में ब्यौरा नहीं है। 15,000 की आत्महत्या संभव है, पर 15,000 किसानों ने कर्जे के कारण आत्महत्या करी है, स्पष्ट नहीं है। आत्महत्या के बहुत सारे कारण होते हैं, कुछ कारण पारिवारिक होते हैं, कुछ कारण सामाजिक होते हैं। सभी कारणों को किसानों के कर्जे से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। महाराष्ट्र में जो सवाल है पर्सनल आपसे है, जिस शख्स के लिए आप 2 साल पहले तक जी भर के पूछते थे, दिन भर कुछ कमियां ढूंढते थे जिस शख्स की, आज उसको मतलब जिताने के लिए गली गली घूम रहे हैं, बल्कि उसको हराने के लिए पहले घूमा करते थे। आपको कैसा लग रहा है? देखिए, बात अगर आप तुलसीराम सिलावट जी कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ उनका तो हम सबको सार्वजनिक रूप से सम्मान करना चाहिए। तो वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए उस पार्टी को छोड़ने में भी एक मिनट का भी समय नहीं लगाया, जिस पार्टी में उन्होंने अपना पूरा जीवन निछावर करके पूरे जीवन भर उस पार्टी संगठन की उन्होंने सेवा की। पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश की सामेल की जनता से उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं होने थे। उसी बात को लेकर बार बार उनका तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से संघर्ष हो रहा था, विवाद हो रहा था, विरोध हो रहा था, और इसीलिए उन्होंने सरकार छोड़ी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा निर्णय उनका स्वागत योग्य, हम सबको स्वागत करना चाहिए। मनीष यादव दबंग चैनल छोड़ के अब ईटीवी में चले जाएंगे तो भी हमारे लिए मनीष यादव रहेंगे।